Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, if you have seen my previous videos, we have already started this series for Punjab Judicial Services and इसी सीक्वेंस में हमने 2010 and 2013 2017 का पेपर पूरा डिस्कस कर लिया है. So friends, इसी सीक्वेंस में in today's video we are going to discuss the पंजाब जुडिशियल सर्विसेज का 2019 का प्री का एग्जाम पेपर. सो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स. एंड अगर आपको एंड में ये वीडियो अच्छा लगे इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको बताएं कि उनको यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स आसानी से इजीली फुल डिस्कशन के साथ मिल जाएंगे. सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पेपर. देखिए, ये एग्जाम पेपर मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है, आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको. देखिए, पहला ही क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? पंजाब कोर्ट्स एक्ट से. देखिए क्या लिखा हुआ है. द पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918 प्रोवाइड्स दैट, क्या प्रोवाइड करता है? द डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव कंट्रोल ओवर ऑल सिविल कोर्ट्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिडिक्शन सब्जेक्ट टू जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. नो, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है. किसका होता है? हाई कोर्ट्स का. तो इसमें क्या ठीक रहेगा? इसका आंसर रहेगा सी. और सेक्शन जरा इसको आप बताइए कि सेक्शन कौन सा है ये, और इसका सेक्शन जो है आप लिखिए जरा कमेंट सेक्शन में. टेल मी व्हाट इज द सेक्शन. Obviously I know and I can mention over there and I will mention over there first, but I want your participation. आप बताइए जरा सेक्शन कौन सा है ये. नेक्स्ट है 2. which one of the statement is not correct? कौन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? oral acceptance is a valid acceptance. yes, it is correct. acceptance must be in writing. no, राइटिंग में कोई ज़रूरी नहीं है. जब ओरल का हमने बता दिया कि करेक्ट है तो राइटिंग में क्यों होगा? फिर कम्युनिकेट होना चाहिए और प्रिस्क्राइब मैनर में होना चाहिए. ये दोनों करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी. बी इज द आंसर. और ये कहाँ से क्वेश्चन है? ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन है. देखिए, ये जो एग्जाम पेपर मैंने डाउनलोड किया, ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ है, किसी ने ये जो है कैम स्कैन करके डाला हुआ था, तो कई जगह जो है ना ये वर्ड्स कटे हुए मिलेंगे आपको इस पेपर में. टाइम ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस रेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है यहाँ पर. ये वॉइड बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. ठीक है ना? तो आंसर क्या रहेगा इसका? टाइम ऑफ इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस कहाँ पर है? ये सेक्शन 56 पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो इसका आंसर है सी. नेक्स्ट है 4. ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी द माइनर्स एग्रीमेंट, क्या वो रेटिफाई कर पाएगा? नो, कैन नॉट बी रेटिफाइड. becomes automatically valid. no, cannot be ratified. रेटिफाई नहीं हो सकता बिकॉज माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड. और उसको रेटिफाई करना मतलब क्या हुआ कि माइनर जो एग्रीमेंट किया है उसको वैलिड करना हो गया, तो वो नहीं हो सकता. सूरज नारायण वर्सेस सुखू अहीर, सुना है केस का नाम? देख लीजिए. कैनॉट बी रेटिफाइड. नेक्स्ट 5. एन एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी व्हेन इट इज एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल्स. yes. marriage brokerage agreement. yes. agreement not to bid. yes. agreement for improper promotion of litigation. yes. तो ये देखिए 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो नीचे दिए गए हैं. तो कोर्ट देखिए ओनली 1 करेक्ट है, फिर 1 2 3 करेक्ट है, ऑल करेक्ट है. दिस ऑल आर करेक्ट. सी इसका आंसर रहेगा. कहाँ प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. पब्लिक पॉलिसी के बारे में जो है सेक्शन 23 में प्रोवाइड किया गया है. नेक्स्ट 6. अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉर्शन मीन्स, क्या मतलब है कॉर्शन का? कमिटिंग ऑफ एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी. यस. थ्रेटनिंग. यस. अनलॉफुल डिटेंशन थ्रेटनिंग. यस. तो आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव. एंड वेयर द कॉर्शन मेंशन, कॉर्शन मेंशन कहाँ किया गया है? ऑब्वियसली सेक्शन 15 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेक्स्ट है 7. A party to a contract committing breach is generally liable to pay compensation in respect of losses caused whether directly or indirectly, direct consequence flowing from breach of contract, या फिर losses caused remotely, या फिर any loss caused to the plaintiff. इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस जो होगा वही मिलेगा, इनडायरेक्ट या फिर जो रिमोट हैं वो नहीं मिलेंगे. आंसर क्या रहेगा इसका? बी. एंड ब्रीच के बारे में कहाँ पर मेंशन किया गया? सेक्शन 73 एंड 74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेक्स्ट 8. इफ द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट और इट टू रिसेंड और ऑल्टर इट द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, क्या होगा? क्या उसको परफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी? नो.
हैज़ टू परफॉर्म नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, सी इसका आंसर रहेगा। तो पहला ही आपने कर दिया चेंज, तो पहले वाला परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 9, एन अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट लीन रीसेल। तो तीनों ही ठीक हैं। ये आंसर क्या रहेगा इसका? ऑल ऑफ द अबव, ए इज द आंसर। अनपेड सेलर के राइट्स कहाँ पर मेंशन किया गया है? सेक्शन 46 में। अनपेड सेलर की डेफिनेशन कहाँ पर है? 45 में ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। नेक्स्ट 10, अंडर चैप्टर 5 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट द सेलर इंक्लूड्स सेलर्स एजेंट, अनपेड सेलर या फिर बायर? अनपेड सेलर, बी इज द आंसर। Next 11, under which provision of Sale of Goods Act it has been provided that unless the goods are ascertained, no property in good passes to the buyer. This is provided in section 18. A is the answer of Sale of Goods Act. Provision से ही पूछा गया है ये। Next 12, the true test of partnership is based on sharing of profit and loss या फिर mutual agency. That is, it is mutual agency. C is the answer. देखिए जो 2019 का पेपर है इसमें प्रोविजन से तो क्वेश्चंस आए हुए हैं बट बहुत ही कम है, बट कंसेप्ट से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं। नेक्स्ट 13, ए पार्टनरशिप फर्म गेट्स डिसॉल्व्ड व्हेन पार्टनर हैज बिकम अनसाउंड। नो, ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग इज गिल्टी ऑफ कंडक्ट विच इज लाइकली टू अफेक्ट द प्रेजुडिशियली द कैरिंग ऑन द बिजनेस। देखिए पार्टनर है, एक ने किया है अगर कुछ ऐसा तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। फिर ए पार्टनर हैज़ बीन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट तब हो जाएगी। कैसे? ये लिखा हुआ है सेक्शन 42 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑन कॉन्टिजेंसीज। नेक्स्ट 14, अब मैच करना है इसमें। देखिए डिसोल्यूशन पे हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है। एग्रीमेंट कितने में है इसका मैंने एक बनाया हुआ है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ACCWC डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट कितने में है? 40 में। फिर कंपलसरी 41, कंटिजेंसी 42, एट विल 43 एंड कोर्ट 44। तो आप ये बना सकते हैं ऐसा कुछ याद करने के लिए, बड़ा इजी हो जाएगा। फिर ये हो गया बाय कोर्ट 44 हो गया, कंटिजेंसी 42 बता ही दिया मैंने, कंपलसरी डिसोल्यूशन 41। तो 1 2 3 4 ए इज द आंसर। Next 15, unless the contrary intention appears, property and rights and interest in the property acquired by money belonging to the firm are deemed to have been acquired for the firm only. B is the answer. प्रॉपर्टी ऑफ फर्म कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन 14 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। नेक्स्ट 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड। अब कहाँ नहीं दे सकते इंजंक्शन? तो ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 41, इंजंक्शंस व्हेन रिफ्यूज्ड। ओके, तो पहला है इफ इट वुड impede or delay the process of completion of any infra project. Yes, this is mentioned in 41 clause HA. इसको ऐड किया गया है by amendment of 2018. ठीक है। फिर है when the plaintiff has personal interest in the matter, तब तो कर सकते हैं, तो ये नहीं आएगा। फिर to prevent the breach of a contract the performance of which would not specifically enforce, तब इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे। ये क्लॉज है E ऑफ सेक्शन 41। टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन सिविल मैटर, ये भी नहीं कर सकते इसमें इंजंक्शन ग्रांट। तो इसमें इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हैं बिकॉज अगर क्रिमिनल होता तो नहीं कर सकते थे। ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या रहेगा इसका? ठीक कौन कौन से 1 and 3? तो 1 and 3 कितने में? सी में। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 17, सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील्स विद mere declaration of right है, declaration of rights of the party with or without an award of compensation, या फिर specific performance with declaration of rights। तो इसे mere declaration of rights of the parties। A is the answer। Next 18, section 36 of specific relief act classifies injunction into 2 category या 3 categories। देखिए जो 36 है उसमें 2 categories दी हुई हैं। कौन कौन सी? टेम्परेरी एंड परपेचुअल, और एक और है मैंडेटरी। ठीक है, जो कहाँ प्रोवाइड की गई मैंडेटरी इंजंक्शन? सेक्शन 39 में। वैसे तो और भी होती है जैसे एंटी सूट इंजंक्शन, तो 36 में सिर्फ 2 कैटेगरी के बारे में बात की गई है। ठीक है ना। तो आंसर रहेगा इसका 2।
अब देखिए नेक्स्ट है सही 19 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिलेशन टू ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट। पहला है रेजिडेंशियल बिल्डिंग मीन्स एनी बिल्डिंग विच इज नॉट आर नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब बिल्डिंग की डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है, 2A में ऑफ ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट में, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग की डेफिनेशन कहाँ पर दी हुई है, 2G में। तो ये डेफिनेशन भी याद रखनी बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर इसके दिए हुए हैं अदर ऑप्शंस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये 19 है, क्वेश्चन नंबर 19। तो द रेंट डिटरमाइंड ऑन द फेयर रेंट कैन नॉट बी इंक्रीज एक्सेप्ट व्हेन सम एडिशन इम्प्रूवमेंट ऑल्ट्रेशन हैड बीन कैरिड आउट एट द लैंडलॉर्ड्स एक्सपेंसेस, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये है सेक्शन 5। अब लिखा हुआ एनी डिस्प्यूट इन रिगार्ड टू द इंक्रीज इन द रेंट अंडर सेक्शन 5 शैल नॉट बी डिसाइडेड बाय, अब शैल बी डिसाइडेड होगा, शैल नॉट बी, तो ये हो गया रॉन्ग, तो ये फॉल्स हो गया। ये भी कहाँ प्रोवाइड किया गया, ये भी सेक्शन 5 में ही प्रोवाइड किया गया है। लैंडलॉर्ड शैल नॉट क्लेम और रिसीव एनी प्रीमियम और एनी अदर लाइक सम इन एडिशन टू फेयर रेंट और एनी रेंट इन एक्सेस ऑफ सच फेयर रेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेक्शन कौन सा है, ये 6। देखिए 3 सेक्शन से पूछ लिया ना, डेफिनेशन से भी, 5 से भी, 6 से भी, तो एक ही क्वेश्चन बना दिया, डिफिकल्ट कर दिया उसको, ठीक है। बट डिफिकल्ट इतना नहीं है, बिकॉज देखिए जो फेयर रेंट पे कोई भी डिस्प्यूट है तो कौन उसको डिसाइड करेगा, रेंट कंट्रोलर, ऑब्वियसली पता होना चाहिए, ये तो सी इसका आंसर है। फिर 20 नॉन रेजिडेंशियल इंडियन मीन्स अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आइदर परमानेंटली और टेम्पररी सेटल आउटसाइड इंडिया इन आइदर केस, तो ये भी ईस्ट पंजाब रेंट कंट्रोल एक्ट से ही है, ठीक है। तो पूछा हुआ है कि जो NRI है तो इंडियन ओरिजिन है हु इज आइदर परमानेंटली और टेम्पररी सेटल्ड आउटसाइड इंडिया इन आइदर केस, कौन कौन से केस है वो, फॉर और ऑन टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, यस दिस इज करेक्ट। फिर कैरिंग ऑन बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया, यस। फॉर एनी अदर पर्पस इन सच सर्कमस्टांसेस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड, यस। आंसर क्या रहेगा इसका, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। और ये नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, इसकी जो डेफिनेशन है वो कहाँ पर प्रोवाइड की गई है, सेक्शन 2DD में ऑफ ईस्ट पंजाब रेंट कंट्रोल एक्ट, ओके। नेक्स्ट है 21, नो पर्सन शैल कन्वर्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग इनटू अ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कंट्रोलर, और राइटिंग में होनी चाहिए वो, ठीक है ना। परमिशन तो है बट राइटिंग में भी तो होनी चाहिए, देखिए 2 ऑप्शन एक जैसे बना दिए ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, राइटिंग में होनी चाहिए, सी इसका आंसर रहेगा। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया, प्रोवाइड किया गया सेक्शन 11 ऑफ ईस्ट पंजाब रेंट कंट्रोल एक्ट में ही। नेक्स्ट 22, एन इन्फ्रेंस ऑफ फैक्ट और लॉ ड्रॉन फ्रॉम अदर नॉन और प्रूव्ड फैक्ट इज कॉल्ड प्रिजम्पशंस, ऑब्वियसली प्रिजम्पशन है ये। तो प्रिजम्पशन के बारे में कहाँ पर मेंशन किया गया है, इसके बारे में लिखा गया है सेक्शन 4 में। प्रिजम्पशन की डेफिनेशन नहीं मेंशन की गई, बट यहाँ लिखा व्हाट इज मे प्रिज्यूम, व्हाट इज शैल प्रिज्यूम एंड व्हाट इज कंक्लूसिव प्रूफ, ओके। नेक्स्ट 23, द मैक्सिम फॉल्सस इन उनो फॉल्सस इन ऑमनिबस, इसका मीनिंग क्या होता है, पहले मीनिंग देखिए, मीनिंग पता होना चाहिए। फॉल्स इन वन, उनो का मतलब 1, फॉल्स इन वन एंड फॉल्स इन एवरीवन, ठीक है ना, मतलब एक बार गलत है तो हर बार गलत होगा। तो ये रूल ऑफ एविडेंस तो है, बट क्या इंडिया में एप्लीकेबल है, इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। बट यहाँ पर पूछा हुआ है साउंड रूल ऑफ एविडेंस, एविडेंस का साउंड रूल तो है बट इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। भाई एक बार जो चोर है दोबारा चोरी करेगा, हम ये कह नहीं सकते ना, क्या पता सुधर जाए वो। लीगल मैक्सिम पूछिए यहाँ पे। नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट कहाँ प्रोवाइड किया गया, सेक्शन 74 में। तो ऑर्डर इशूइंग सर्च वारंट के पब्लिक है, यस। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट बाय कलेक्टर, यस। ऑर्डर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फिक्सिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी, यस। प्लेन टू रिटर्न स्टेटमेंट इन अ सूट, नो, ये नहीं है पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट्स प्राइवेट डॉक्यूमेंट, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 25, any fact may be proved which would invalidate any document or which would entitle any person to any decree or order relating thereto, such as fraud, intimidate, illegality, yes, want of due execution or want of capacity in any contracting party, want or failure of consideration or mistake in fact of law, फिर all of the above, D is the answer। और ये सेक्शन कौन सा है, दिस इज सेक्शन 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड प्रोवाइजो कौन सा है, प्रोवाइजो 1, इंडियन एविडेंस एक्ट। Next 26, the burden of proof under section 102 of Indian Evidence Act, always shift or never shift, always shift, A is the answer।
नेक्स्ट 27, लीडिंग क्वेश्चन इज परमिसिबल ओनली इन क्रॉस एग्जामिनेशन। सेक्शन कौन सा है? 143। बट एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं इफ एडवर्स पार्टी डू नॉट ऑब्जेक्ट, दो कंडीशन, डू नॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, अदर पार्टी एंड परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो ये है, तो आप उसको कर सकते हैं। सेक्शन कौन सा है? 142। बट डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा है 143 से पूछा है। क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएगा आपको। पंजाब के देख लीजिए 2015 वहाँ पर मिल जाएगा, 2013 में मिल जाएगा। रिपीट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 28। अब देखिए मैच करना है, प्रिजम्पशंस कौन कौन सी हैं 79, 80, 83, 81 ए में। तो देखिए 81 ए जो है आपको पता ही होगा, ए का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट से डाले गए हैं ये, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यार उसके लिए है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कहाँ लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ देखिए सी में। अब देख लीजिए डी का 3 कहाँ पर मेंशन किया गया है? डी का 3 ए की जगह मेंशन है, कहाँ पर? देखिए ये रहा, ए इसका आंसर हो गया। बड़ा इजी, मान लो 79, 80, 83 नहीं आते आपको, तब भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से देख लीजिए, ए का कौन सा है? 2, बी का क्या है? 1, है ना। प्रिजम्पशन एज डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, प्रिजम्पशन कितने में है? 80 में। जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी 79 में, ठीक है। मैप प्लान गवर्नमेंट अथॉरिटी कितने में? 83 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट फॉर एन एडमिशन टू बी कंसिडर्ड एज सब्सटेंटिव एविडेंस। देखिए बड़ा इरिटेट किया है इस पेपर ने, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पेज खत्म कर दिया, बट पहले कभी नहीं देखा ऐसा कि भाई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, पेज खत्म कर दे, नेक्स्ट पेज पे जाके उसका आंसर, उसके ऑप्शन देखने पड़े। तो इस पेपर में बड़ा इरिटेट किया गया है इस चीज़ को। आई कैन अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स को कितनी फ्रस्ट्रेशन हुई होगी। नीड नॉट बी वॉलंटरी, तो वॉलंटरी नहीं होगा फिर कैसे करेंगे? जुडिशियल एडमिशन नो, मस्ट बी बाइंडिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, नीड नॉट टू बी इन राइटिंग, तो नीड नॉट टू बी इन राइटिंग इसका आंसर रहेगा। एडमिशन जरूरी नहीं है राइटिंग में हो, यही ठीक है, बाकी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट 30, in order to make the evidence admissible as a part of registry, the statement must be made immediately after the act, yes. Must be contemporaneously with the act, yes. Have been made any time, no, any time नहीं हो सकता, either A or B, D is the answer. And that's it with the section 6 of Indian Evidence Act. Next 31, confession contains exculpatory and inculpatory part. The court can dissect the confession and use the inculpatory part alone if exculpatory part is inherently improbable. The exculpatory part contradicts the accused statement under section 313. No. दोनों ये तो गलत हो गए, ऑप्शन ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी, डी इज द आंसर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन काफी पूछे हुए हैं इसमें। नेक्स्ट 32, a dispute regarding handwriting can be proved by calling an expert, yes. Examining a person acquainted with the handwriting of the writer of the document, yes. Spouse or other relatives, वो जरूरी नहीं है। इसका आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी, डी इज द आंसर। एंड हैंडराइटिंग के बारे में कहाँ पर बात की गई है? एक्सपर्ट ओपिनियन सेक्शन 47 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट 33, व्हाट इज डायरेक्ट एविडेंस? अब देखिए फिर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। Evidence given where the witness testified directly of his knowledge as to the main facts, yes, it is correct. That which tend to prove the fact at issue without intervention of proof of any other fact. This is also correct. One requires support of, no, that is supportive evidence. फिर क्या है? When the principal fact or factum probandum is attested directly by witnesses, things or documents, yes. तो आंसर क्या रहेगा? 1, 2 and 4, A is the answer. Next 34, under section 7 of Hindu Marriage Act, a Hindu marriage may be solemnized according to customary rites and ceremonies of either parties. सेरेमनी से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। 15 में पूछा कि कौन कौन सी सेरेमनी जरूरी है, फिर 2017 में पूछ लिया कि भाई क्या कन्यादान जरूरी है, नेसेसरी सेरेमनी है, नो, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखिए सेरेमनी के बारे में पूछ लिया कि कौन सी, किस पार्टी सेरेमनी चलेंगी, तो आइदर पार्टी, किसी की पार्टी से सेरेमनी से आप शादी कर सकते हैं, भी इसका आंसर रहेगा। Next 35, under which provision of Hindu Marriage Act 1955 the alternative relief for divorce proceeding in the form of decree for judicial separation has been provided? Under section 13 में है नो, 14 में है नो, 13B में है नो,
सेक्शन कौन सा जुडिशियल सेपरेशन का? सेक्शन 10 ओके ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। नन ऑफ दी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 36, कैन अ सूट lie in सिविल कोर्ट फॉर obtaining a decree for annulment of Hindu marriage after death of the spouse? डेथ हो गई तो शादी तो वैसे कैंसिल हो गई, तो इसका आंसर क्या? नो, सूट विल नॉट lie is the answer। 37, ए मैरिज हिज मदर्स सिस्टर्स डॉटर्स डॉटर। अब देखिए ए जो है मेल है, उसकी मदर है, ठीक है। अब मदर की सिस्टर कौन हो गई? मौसी, ठीक है। मौसी की बेटी डॉटर है, फिर जो ए की क्या लगी? मौसेरी बहन, ठीक है, उसकी डॉटर है। Whether this marriage is valid? No, not valid। स्पिंडा में ही हो गई ना ये तो, 3 डिग्री में, एंड प्रोबेबिलिटी डिग्री भी है, मतलब एक तरीके से देखे तो भांजी से शादी कर रहा है। नेक्स्ट 38, द प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज बाय कंटिन्यूअस कोहैबिटेशन बिटवीन द पार्टीज। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना गैप क्यों दिया गया है, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इतनी गड़बड़ करी हुई है। Between the parties will not apply in the case of RCR bigamy if there are contrary circumstances। तो all of the above तीनों में अप्लाई नहीं होगी। देखिए फिर से इरिटेट कर रहे हैं यहाँ पर, ये पेज खत्म हो गया। अरे भाई तुम नेक्स्ट पेज पे कर दो इसको। क्वेश्चन 39 क्या कह रहा है? द स्टेटमेंट while there is no rose which has no thorn but if what you hold is all thorns and no rose better throw it away relates to irretrievable breakdown of marriage। और ये स्टेटमेंट कौन से केस में बोली गई है और कौन से जज ने बोली है, जरा बताइए, कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। वी नो दैट बट वी वांट योर पार्टिसिपेशन। आप पार्टिसिपेट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए जरा। इसका आंसर क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? म्यूचुअल कंसेंट शुड कंटिन्यू टिल द डाइवोर्स डिक्री इज ग्रांटेड। यस, ये बात करें तो आपने म्यूचुअल डाइवोर्स लगाया हुआ है म्यूचुअल कंसेंट पे, ये करेक्ट है। मेयर नॉन कंप्लायंस विद द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट रॉन्ग अंडर सेक्शन 23(1)(a। नो, दिस इज इनकरेक्ट। हस्बैंड फेलियर टू मेक एफर्ट टू रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन और फेलियर टू पे एलिमनी डज नॉट अमाउंट टू टेकिंग एडवांटेज। नो, ये तो एडवांटेज ले रहा है और अपने ही रॉन्ग का, गलत हो गया ये भी। कंसेंट डिक्री कैन नॉट बी बेसिस पिटीशन ऑफ डाइवोर्स, ये भी गलत है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ए, ये करेक्ट है। नेक्स्ट 41, इफ वैलिड मैरिज डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज नो डिक्री फॉर डाइवोर्स कैन बी पास, या फिर कंजुगल राइट्स। तो ये क्वेश्चन ही गलत कहूँगा बिकॉज इसको भी डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन को। भाई डिक्री पास करने की जरूरत ही कहाँ से आ गई जब केस ही फाइल नहीं हो सकता तो। एंड अगर आप कहीं भी, तो अगर एक मान लो जब केस फाइल कर भी दिया, ठीक है, तब भी किसी उसमें किसी भी ऑप्शन में जो है आप उसमें नहीं कर सकते, तो ऑप्शन भी गलत है। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन डिलीट जरूर करते हैं ये। फिर है 42, कैन द फादर और द मदर एक्सरसाइज द राइट टू गिव चाइल्ड इन अडॉप्शन विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर? नो, दे कैन नॉट, बट इन एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस। क्यों? जहाँ पर एक्सेप्शंस लिखी हुई हैं सेक्शंस में ही, डी सी इसका आंसर रहेगा। अब सेक्शन 7 जैसे है मेल की कैपेसिटी देने की, ठीक है, तो वाइफ से पूछेगा, फिर वाइफ की कैपेसिटी है तो वो हस्बैंड से पूछेगी, ठीक है ना। ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 9 में, कैपेसिटी टू गिव चाइल्ड इन अडॉप्शन। नेक्स्ट 43, अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट प्रिजर्व्स विच मोड ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी? सर्वाइवरशिप भी, सक्सेशन भी है, ठीक है, बट नाउ इट इज सक्सेशन ओनली। सर्वाइवरशिप को जो है अमेंडमेंट से खत्म कर दिया गया है। पहले था सर्वाइवरशिप, अब 2005 के अमेंडमेंट के बाद क्या किया गया? सर्वाइवरशिप को हटा दिया गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सक्सेशन से। बट इसका आंसर जो है पीपीएससी ने दिया था बोथ ए एंड बी। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। जब सर्वाइवरशिप का वर्ड ही वहाँ से हटा दिया गया है, सक्सेशन मेंशन कर दिया गया है, तो वाई द आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सक्सेशन। अब इसका एक रीज़न हो सकता है कि जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र में जो है अभी भी सर्वाइवरशिप के जो है वहाँ पर मेंशन किया गया है। हाउ एवर पंजाब का ये पेपर पूछ रहे हैं, तो पंजाब में तो नहीं है सर्वाइवरशिप से, क्योंकि अमेंडमेंट नहीं है कोई ऐसी, बिकॉज वहाँ पर सेक्शन 29A ऐड किया गया, पंजाब में तो नहीं है। तो यहाँ पर पंजाब के अकॉर्डिंग तो आंसर इसका बी ही होना चाहिए। अगर आंध्रा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर जो है दोनों आएगा, बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट 44, हिंदू सक्सेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन हु इज मैरिड अंडर दी स्पेशल मैरिज एक्ट, उन पर अप्लाई नहीं होता है। ये कहाँ पर मेंशन किया गया है, सेक्शन 5 में मेंशन किए गए हैं कि कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, नॉट अप्लाई टू सर्टेन प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो हिंदू ये स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन कौन सा है, प्रोविजन कौन सा है इस वाला, ये 21 है। 5 के 1 क्लॉज 1 में ही लिखा हुआ है कि स्पेशल मैरिज एक्ट प्रोविजन जो है सेक्शन 21 के उसके उस पे जो है ये लागू नहीं होगा। नेक्स्ट 45, ए स्टेप मदर कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ क्लास 1 या क्लास 2 है। अब आप इसको आंसर कर सकते हैं इजीली, कैसे, मानो नहीं पता आपको, तो क्लास 1 तो वो है नहीं, एग्रेड में हो नहीं सकती और कॉग्रेड में हो नहीं सकती। अब वो कैसे नहीं हो सकती, जरा सोचिए। तो क्या बच गया, क्लास 2 बी इज द आंसर। और क्लास 2 में भी कौन सी रो में है, कौन सी लाइन में है, देखिए क्लास 2 हाईएस्ट में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ स्टेप मदर, वहाँ पर रो 5th में लिखा हुआ है फादर्स विडो। तो ऑब्वियसली फादर्स विडो का मतलब क्या हो गया कि विडो मतलब मदर भी होता है, बट मदर अगर लिखा होता तो वो तो क्लास 1 हायर है, यहाँ पर क्यों लिखा, फिर इसका मतलब क्या है, वो स्टेप मदर की बात कर रहे हैं। Next 46, the property that female Hindu inherits from her father or mother is included in which provision of Hindu Succession Act? That is सेक्शन तो 15 ही है। अब देखिए ये बड़ा इसको डिफिकल्ट बना दिया गया है। 15 तो है बट कौन सा, 2A, B is the answer. Next 47, in which of the following cases the court discussed the whimsical and capricious divorce by husband is good in law though bad in theology? That was शमीम आरा केस, C is the answer. देखिए लास्ट टाइम शमीम आरा पूछा है, तो इस बार हो सकता है कि शाबाना पूछ ले या बाई ताहिरा वाला पूछे, तो इनको केसेस को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट 48, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अनपेड डॉवर एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ? तो ये क्या होता है, सिक्योर्ड डेट होता है कि अनसिक्योर्ड, जैसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर रहेगी वाइफ, तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट 49, एक कर्ता कैन एलिनेट द प्रॉपर्टी फॉर आपातकाले कुटुंबार्थे धर्मार्थे, तीनों ठीक हैं, डी इसका आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 50, अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कैन बी प्रेजेंटेड बाय द पर्सन एग्जीक्यूटिंग बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एग्जीक्यूटर, यस, एजेंट, यस, एनी ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 51, रजिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज ऑप्शनल अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट? तो लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर, नो दिस इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल। फिर है इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग रिसिप्ट पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, रिसिप्ट पे नहीं चाहिए होता। फिर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट चाहिए, तो आंसर क्या रहेगा इसका, बी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। नेक्स्ट 52, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 रजिस्ट्रेशन एक्ट? रजिस्ट्रेशन डिफाइन किया गया है, नो, रजिस्ट्रेशन ही डिफाइन नहीं किया गया उसमें, ए इज द आंसर। एडिशन, एंडोर्समेंट, लीज जो है वो मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट 53, फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट, सेट ऑफ बी, काउंटर क्लेम बी, बोथ, सी इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है, सेक्शन 3 में मेंशन किया गया है ये। नेक्स्ट 54, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल कमेंस ऑन द डेट ऑफ द ऑफेंस, yes, if the commission of offence was not known, the person agreed by the offence or to the police officer the first day on which the offence comes to the knowledge of such person or to the police, ये भी correct है। where it is not known by whom the offence was committed the first day on which the identity of offender is known, ये भी ठीक है। आंसर क्या रहेगा, all of the above। मेरे कहाँ मेंशन किया गया है, सेक्शन 469 ऑफ CRPC में, ठीक है। नेक्स्ट 55, लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग्स, सिविल, क्रिमिनल, बोथ, फिर से इरिटेट कर रहे हैं यहाँ पे ये, बोथ, ए एंड बी, सी इज द आंसर। 55 का क्वेश्चन है, आंसर है ये। नेक्स्ट 56, लिमिटेशन एक्ट बार्स द रेमेडी नॉट द राइट, तो आंसर क्या रहेगा इसका, डी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बहुत सारे इस पेपर में। नेक्स्ट 57, द लिमिटेशन ऑफ सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कब तक करना है, 6 months फ्रॉम डेट ऑफ डिस्पोजेशन, बी इज द आंसर। 6 में ही मेंशन किया गया है। फिर 58, एवरी पर्सन हैज राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ हिज ओन बॉडी एंड प्रॉपर्टी
एंड प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्सन। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 59, ए funds a valuable ring not knowing to whom it belongs, A sell it immediately without attempting to discover its owner. A is guilty of an offense of dishonest misappropriation of property. A is the answer, और ये section है 403 and this is the illustration of that section. बहुत ही common question है, बहुत ही repeated question है। Next 60, act causing slight harm is no offense if that harm is so slight that no person in ordinary sense and temper would complain of such harm. सी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है? 95, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स। ये मैगजीम्स लास्ट टाइम आई थी 2017 के पेपर में, आप देख लीजिए, वहाँ मिल जाएगा आपको। सेक्शन 94 की भी आई हुई है वहाँ पे लीगल मैगजीन, दोनों एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए थे। नेक्स्ट 61, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूजेस टू डू सो, ए इज गिल्टी ऑफ abetting B to commit murder. C is the answer and this is illustration under section 107 of IPC. Next 62, if an accused takes the plea of his case being covered under any general exception provided under chapter 4 IPC, the burden of proof is that lies on the accused and he has discharged the burden on preponderance of probabilities. D is the answer. तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी कैसा रहेगा? प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज वाला, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाला नहीं रहेगा, ठीक है ना। और सेक्शन कौन सा है ये? 105 इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट 63, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 497 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द केस ऑफ जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सी इज द आंसर। अब देखिए यहाँ पर भी एक चलन है पंजाब में, एक प्रैक्टिस है कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेते हैं केसेस के, तो केसेस के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो जरूर देख लीजिए, कब डेट ऑफ डिसीजन कब आया था ये। तो नवतेज सिंह जौहर केस कब आया था? 2018 में, ठीक है ना, तो 4 साल हो गए। फिर इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन, ये वाला केस कब आया था? ये भी 2018 में ही आया था। तो इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन, ये वाला केस किस पर था? ये सबरीमाला टेम्पल जो केस है उस पर। जोसेफ शाइन कब आया था? ये भी 2018 में आया था। केस पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया राइट टू प्राइवेसी पर जो है ये आया था 2017 में। नेक्स्ट 64, प्रीएम्बल ऑफ आईपीसी एम्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव पिनल लॉ या फिर जनरल पिनल लॉज? जनरल पिनल लॉज, बी इज द आंसर। नेक्स्ट है 65, द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी क्राइम्स। देखिए पहला ही मेंस रिया स्टैट्यूटरी क्राइम्स है, जैसा कि क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट हो गया, बाइगैमी हो गई, तो ऐसे क्राइम्स में मेंस रिया की जरूरत नहीं होती है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ए इज द आंसर। पहले वर्ड देखिए, व्हाट इज स्टैट्यूटरी क्राइम, उसको समझना जरूरी है आपको। नेक्स्ट 66, द मैकनॉटन टेस्ट इज अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन, दैट इज इंसैनिटी, तो इसका आंसर रहेगा ए। एंड सेक्शन कौन सा है? इट्स 84 आईपीसी। ओके। Next 67, section 109 IPC is a rule of evidence have a substantive offense. It is a substantive offense. B is the answer. What is 109? Abatement के section है ये, तो substantive offense है। Next 68, for the purpose of application of section 511 IPC, offense should be offense under IPC or special local law. तो अब जो 511 तो आईपीसी का सेक्शन है, तो किसका रहेगा फिर? आईपीसी ओनली। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 69, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज कंसिडर्ड एज लोकस क्लासिकस ऑन सेक्शन 300? अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस क्लासिकस? मतलब अ प्रेसिडेंट नॉन टू एवरीवन, क्लासिक जजमेंट, ठीक है। तो कौन सा है? विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बी इज द आंसर। Next 70, the point of difference between extortion and cheating lies in way of obtaining consent. B इसका आंसर रहेगा। एक्सटोर्शन कितने में है? 383, चीटिंग 415। बाकी डिफरेंस आपको पता होगा, डरा धमका के आप कंसेंट ले रहे हैं, चीटिंग में जो है उसको बहला फुसला के ले रहे हैं। नेक्स्ट 71, a falsely promises on orphan village girl aged about 15 years for imparting good education and job prospects in the city. The girl accompanies A, but in the city she neither gets the education nor good job. Can A be prosecuted for the offense of kidnapping from lawful guardian under section 361?
किडनैपिंग है ये? नो, बिकॉज द गर्ल बीइंग ऑर्फन वाज नॉट अंडर द कस्टडी ऑफ लॉफुल गार्जियन। यहाँ पर सी, बट ये आई वुड से कि ये जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बिकॉज जो किसी का भी नहीं होता वो गवर्नमेंट का होता है, ठीक है ना। तो ऐसे तो फिर जो भी ऑर्फन होंगे उनको कोई भी बहला फुसला के ले जाएगा, कहीं भी जाकर छोड़ देगा, बेच देगा। नेक्स्ट है 72 X. A wounded soldier requests his commander Y to shoot him. In order to relieve him from pain, the latter shoots him to death. X is guilty of culpable homicide not amounting to murder. B is the answer. Consent से उसका डेथ की है ना, कंसेंशुअल डेथ में आ जाएगा ये। एक्सेप्शन कौन सी? एक्सेप्शन 5 ऑफ सेक्शन 300 IPC. Alright. Next, 73. A police officer, after investigating to an offence, submit a report before the magistrate which discloses the commission of non-cognizable offence shall be deemed to be not a complaint, but a police officer can be prosecutor. A complaint and that police officer can be a prosecutor. A complaint but police officer cannot be a prosecutor. A complaint मानी जाएगी and police officer cannot be a prosecutor. C इसका आंसर रहेगा। Next, 74. An additional session judge is subordinate to which of the following? High Court and Session Judge, या फिर only to High Court? Additional है और same level पर रहता है, तो आंसर क्या रहेगा? B. B is the answer. Next is 75. In order to arrest a person who is reasonably suspected of being a deserter from any of the armed forces union, the police officer shall take prior sanction from the commanding officer या central government. तो उसको अरेस्ट करने के लिए परमिशन जरूरी नहीं है। नन ऑफ द अबव इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है? 44। वहाँ पर देखिए वो क्लॉज में लिखा हुआ है, ये क्लॉज है F ऑफ सबसेक्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76. A proclamation issued under section 82(1) of the CRPC cannot prescribe a date earlier than how many days? 3 months, 15 days, 1 month और 30 days. तो कितना लिखा हुआ सेक्शन 82 में? 30 डेज का लिखा हुआ है, 30 डेज का मेंशन किया हुआ है। डी इज द आंसर। अब देखिए 1 मंथ और 30 डेज ये वेरी क्लोज ऑप्शंस हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर इसमें लिखा आता 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ, तो इसमें अगर आप 30 डेज का ऑप्शन नहीं तो 1 मंथ भी लगा सकते थे, ठीक है ना। लेकिन जब 30 डेज का ऑप्शन है तो वही लगाना है, इसका आंसर रहेगा डी। Next, 77. The word wife used under section 125(1)(a) of CRPC means legally valid wife, yes. Wife separated from husband under decree of judicial separation, yes. Divorced wife not married. Divorced wife who has remarried. Remarried वाले को कुछ नहीं मिलेगा, तो ये तीनों ठीक हैं, तो 1, 2, 3 आर करेक्ट, तो ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 78. Who may pass a conditional order under 133? तो डीएम एसडीएम पास कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डीएम लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसडीएम नहीं है, बट एसडीएम अगर ऑप्शन में है, मान लो ए और बी पूछ लिया ऐसे, तो एसडीएम भी वो सही रहेगा। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट 79. फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ लीव टू द अपील अंडर सेक्शन 394 CRPC द टर्म नियर रिलेटिव डज नॉट मीन। नियर रिलेटिव में कौन नहीं आता? लीनियर डिसेंडेंट्स आते हैं, ब्रदर आते हैं। वाइफ सेपरेटेड अंडर जुडिशियल सेपरेशन वो भी आ जाएंगी। अंकल नहीं आएंगे, सी इसका आंसर रहेगा। इसके लिए आप सेक्शन देख लीजिए, यहाँ पर 394 वहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए ये है 394 अबेटमेंट ऑफ अपील, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नियर रिलेटिव मीन्स पेरेंट्स, स्पाउस, लीनियर डिसेंडेंट, ब्रदर सिस्टर। अंकल नहीं है, तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट 80. इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 125 वाज एप्लीकेबल टू ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। मतलब दिस इज जो सेक्शन 125 है ये क्या है? रिलीजन न्यूट्रल है। तो ऑब्वियसली मोहम्मद अहमद खान वैसे शाबानो बेगम, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 81. व्हाट कैन बी डन अमंग द ऑप्शंस मेंशन्ड बिलो व्हेन द अप्रूवर विलफुली सप्रेसेस मटेरियल फैक्ट और गिव्स फॉल्स एविडेंस। तो क्या होगा? द कोर्ट डज नॉट हैव इनहेरेंट पावर टू प्रोसीड। नो, दिस इज रॉन्ग। पावर है, डज हैव द पावर। The police can take action against him. No, police cannot take. जज की पावर है, वो कोर्ट की पावर है। On the request of police, court can take action against the approver. No, ये wrong है। The court itself has inherent power to proceed against the approver. ठीक है, तो D इसका आंसर रहेगा। और ये सेक्शन कौन सा है? देखिए सेक्शन है 308, यहाँ लिखा हुआ देखिए। Either by willfully concealing anything or by giving false evidence not complied with the condition
ऑन विच टेंडर वाज मेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सच पर्सन में बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द विच पार्डन वाज सो टेंडर्ड। तो देखिए लिखा हुआ सबसेक्शन 4 में एट सच ट्रायल द कोर्ट शेल इफ द कोर्ट सेशन इफ द चार्ज रीड आउट एक्सप्लेन टू द अक्यूज। ये देखिए लिखा हुआ ना पूरा प्लीड्स कंप्लाइड द कंडीशंस। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट 82 सेक्शन 41 सीआरपीसी डज नॉट is not controlled by section 55 as the arrest is made with a warrant या without a warrant या arrest affects the investigation। इसमें क्या होता है 41 में अरेस्ट होती है विदाउट वारंट, तो बी इसका आंसर रहेगा। एंड व्हाट इज सेक्शन 55 सीआरपीसी? अंडर 55 सीआरपीसी अ पुलिस ऑफिसर मे डिप्यूट अदर सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो 41 जो है कंट्रोल नहीं होता 55 से, दैट इज ओनली अ एनेबलिंग प्रोविजन, ठीक है। 20 का आंसर रहेगा 83 है पार्लियामेंट कॉन्टिन्यूअल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओपिनियन वाज डिलीवर्ड बाय विच जज। किसने कहा था ये कहा था जस्टिस द्विवेदी ने। ए इज द आंसर। और केस का नाम कौन सा था जरा कमेंट सेक्शन में बताइए हमको। नेक्स्ट 84 अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यस। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। यस। जिला परिषद पंचायत के करवाएंगे। यस। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यस। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ए इज द आंसर। नेक्स्ट 85 अब मैच करना है। तो के.एस. पुट्टू स्वामी किस पर था? राइट टू प्राइवेसी पर, मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। शयारा बानो मस्जिद यूनियन ऑफ इंडिया ट्रिपल तलाक पर है। नवतेज सिंह जौहर सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर है। जोसेफ शाइन अडल्ट्री पर है। तो शायद कि जोसेफ शाइन दोबारा पूछ लिया है यहाँ पर, देखिए है ना, 3-4 बारी मैं इसी पेपर में डिस्कस कर चुका हूँ इसको ऑलरेडी, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 देखिए एक में ही है, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 86 अब बताना है इसमें करेक्ट। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अमेंडेड। यस इट इज करेक्ट। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ पीपल। देखिए ये जो चीज़ है ये प्योरली करेक्ट नहीं है, बिकॉज समटाइम्स अब यहाँ पर ये इंडियन पार्लियामेंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की। तो अपर हाउस लोअर हाउस किसी से भी हो सकता है अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करें अगर हम तो। फिर 83 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ड्यूरेशन ऑफ हाउस, ये भी करेक्ट है। बट जब इस क्वेश्चन को थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था ये, तो इसको डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट 87 ई इज द सिस्टर ऑफ बी। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। ए इज फादर ऑफ सी। ए जो है किसका फादर है? सी का। बी इज सन ऑफ सी, तो बी जो है वो सन है सी का। और ई जो है वो सिस्टर है बी की, ठीक है। तो हाउ ए इज रिलेटेड टू ई, तो ए कैसे हुआ? ग्रैंडफादर हो गया। ए इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट 88 इफ रीजन इज कोडेड एज 5 बिलीव्ड एज 7 देन व्हाट इज द कोड फॉर गवर्नमेंट। अब देखिए इतना इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। अब लोग दिमाग लगाएंगे इसमें, वो 1 2 3 करेंगे, ABCD करने, कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 -1 5 आ गया। ऐसे ही देखिए कितने हैं, 4 और 4 8 8 -1 7। ये कितने हैं? 5 10 -1 कितना आ गया? 9। बी इज द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 89 आदर्शन है आर्टिकल 21 इम्प्लिसिटली इनकॉर्पोरेट द कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यस इज करेक्ट। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज एन एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी। बिल्कुल करेक्ट है। इसी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गई है। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 90 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन a writ of mandamus can be granted? There must be public duty. Yes. There must specific demand or refusal. Yes. Clear right to enforce duty. Yes. Right must be subsisting on the date of petition. कोई ज़रूरी नहीं है बाद में सबसिस्ट नहीं कर रहा है, मान लो बाद में राइज हो रहा है तो वो तब भी कर सकते हैं मैंडेमस को, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? बी ए बी सी आर करेक्ट। नेक्स्ट 91 ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर स्टेट्स फाइनेंसेस थ्रू द फॉलोइंग मेजर्स। तो क्या होगा? इट कैन इशू डायरेक्शन टू स्टेट टू ऑब्जर्व सर्टेन कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल propriety. Yes it is correct. It can ask state to reserve their money bills for consideration of the president. Yes.
It can direct the state to reduce salary and allowances of all the person serving in connection of the affairs of state, including the judges and of the Supreme Court and High Court. Yes, it is correct. तो तीनों ही करेक्ट हैं ये, बट ये यहाँ पर इन्होंने देखिए फिर से इरिटेट कर दिया ना, ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे भेज दिए, एक ऑप्शन यहाँ दे दिया, तो ऑल आर करेक्ट, डी इसका आंसर रहेगा 1 2 3। नेक्स्ट 92, which of the following word is not used with liberty in the preamble of constitution? देखिए ये कह रहे हैं कि लिबर्टी साथ कौन सा वर्ड यूज नहीं किया गया है प्रियम्बल में, तो कौन कौन से किए गए हैं? ये देखिए ये है प्रियम्बल, और देखिए लिबर्टी के थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप। तो एक्सप्रेशन है, फेथ है, वर्शिप है, क्या नहीं है? स्पीच नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा? बी इज द आंसर। नेक्स्ट 93, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12%। सी इसका आंसर रहेगा। कहाँ पर मेंशन किया गया? ये मेंशन किया गया आर्टिकल 164 के क्लॉज 1A में, और उसका प्रोवाइजो है ये। नेक्स्ट 94, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू? यस, बिल्कुल है। तो कौन से केस में कहा गया था? कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 95, द टर्म कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी इज मेंशन्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज आर्टिकल 16 4A। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 96, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेंशन, अरेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। डी इसका आंसर रहेगा। अब 97 आ गया क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन नीचे है दूसरे पेज पर। विच इंडियन स्टेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स? कौन से स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। इस सबसे पहले था ये बंगाल में, लेकिन पार्टीशन के बाद सारी जो है बांग्लादेश में चले गए। अब आज के टाइम पे कौन है हाईएस्ट कॉटन मिल्स में? महाराष्ट्र। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 98, विच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द क्रेडिट नीड्स ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? नाबार्ड। सी इसका आंसर रहेगा। इसकी जरा फुल फॉर्म बताइए, पता है नहीं पता आपको? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। IDBI क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। नाबार्ड क्या, बता दीजिए, पता है? हमें बता देंगे आपको, अगर आप लिखिए जरा कमेंट सेक्शन में जाकर। सी इसका आंसर है। फिर 99, चलिया कमेटी ऑफ 1992 डील्स विद द ओवरहॉलिंग ऑफ आवर टैक्स सिस्टम पर थी चलिया कमेटी। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 100, बैंक रेट मीन्स इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय मनी लेंडर या फिर चार्ज बाय शेड्यूल बैंक्स, या फिर रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, या फिर द ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, दैट इज द बैंक रेट। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 101, इन इंडिया इनकम टैक्स इज लेविड बाय यूनियन गवर्नमेंट। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 102, ऑन विच रिवर द पोंग डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिल्ट? कौन सी रिवर पर है ये है ब्यास रिवर पर। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 103, द इंडियन स्प्रिंटर हु वॉन गोल्ड मेडल इन विमेंस 100 मीटर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 30th समर यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड इन नेपल्स इटली इज? तो उस टाइम पर जो दूती चंद ने जीतना था ये। तो आज के टाइम के जो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं आप लोगों को करंट अफेयर्स में देखते रहिए। तो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, क्वार्टर फाइनल्स में देखिए बहुत सारा उलट फेर हो गया है। ब्राज़ील बाहर हो गया, फिर मोरक्को ने अभी पुर्तगाल को हरा दिया। तो ये देखते रहिए, ये पूछ सकते हैं मैं किसने किसको हराया। नेक्स्ट 104, विच सिटी ऑफ राजस्थान हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो अभी तो पुराना क्वेश्चन हो गया है ये, तो अभी कोई रिसेंट में अगर हेरिटेज साइट कोई बनी हो तो उनको देख लीजिएगा। जयपुर था उस टाइम पर ये 2019 में। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 105, फेम इंडिया स्कीम स्टैंड्स फॉर फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ए इसका आंसर रहेगा। फेम सब्सिडी मिलती है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने पर। नेक्स्ट 106, घूमर या झूमर is the most popular folk dance of राजस्थान। A is the answer। घूमर घूमर घूमे रे, गाना सुना है ना।
Next 107. Nemo dabit bis viscari pro una adem cosa means no man shall be punished twice for the same offense. B is the answer. लीगल मैक्सिम तो पूछते ही रहते हैं. देखिए नेक्स्ट भी लीगल मैक्सिम ही है. Interest Republicae ut sit finis litium. Interest of the state is that there should be end to litigation. C is the answer. फिर 109. Lis pendency is not applicable to suit and proceedings which is ex parte या collusive. Collusive में नहीं लगेगा. B is the answer. Next 110. Gift can be revoked in any case. It might be rescinded if it were a contract except for the want of consideration. गिफ्ट में कंसिडरेशन नहीं होता ना. अदर ऑप्शन देखिए एलिगेशन ऑफ फ्रॉड कॉशन. नेक्स्ट 111. अंडर ऑर्डर 6 रूल 16 द कोर्ट में स्ट्राइक आउट एनी प्लीडिंग ऑन द ग्राउंड दैट इट इज स्कैंडलस अननेसेसरी वेक्सियस ऑल ऑफ द अबव. दी इज द आंसर. 2013 का पेपर देख लीजिए. रिपीटेड क्वेश्चन है ये. रिपीट क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया है. नेक्स्ट 112. अब इसमें बताना है इनकरेक्ट. इनकरेक्ट को जब हाईलाइट कर लीजिए. जावेद ऐसे कुछ वर्ड्स इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, तो उनको जरा आप हाईलाइट कर लीजिए पहले ही. ए ऑप्शन है res judicata stops the party to a dispute from litigating again in the same court on the same issue on which that court has given a decision. ये करेक्ट है. फिर RJ corresponds to that of the doctrine of estoppel which is known in English law as estoppel by record. Yes, बिल्कुल ठीक है. res judicata is similar to estoppel. Similar नहीं है. res judicata asks the jurisdiction of the court to try the case while estoppel shuts the mouth of the party being a rule of evidence. It is correct. आंसर क्या रहेगा इसका? C. Next 113. Where the summons to the defendant is returned unserved, the plaintiff fails to apply for issuance of fresh summons to the defendant within 7 days of the return. The suit of the plaintiff is liable to be क्या करेंगे? डिसमिस कर देंगे. पर अंडर ऑर्डर कौन सा? ऑर्डर भी 9 ही रहेगा. डिसमिस अंडर ऑर्डर 9. रूल कौन सा लगेगा? 5. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 114. अटैचमेंट बिफोर जजमेंट इन अ सूट डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट रिवाइज ऑटोमेटिकली ऑन रिस्टोरेशन ऑफ सूट इफ इट डज नॉट रिवाइव ऑटोमेटिकली ऑन रिस्टोरेशन. डज नॉट. बी इसका आंसर रहेगा. उसको करवाना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी फिर से. तो ये ऑर्डर कौन सा है अटैचमेंट अरेस्ट का? 38 CPC. नेक्स्ट 115. इन केसेस ऑफ विड्रॉल ऑफ सूट बाय प्लेंटिफ अंडर ऑर्डर 23 रूल 1A CPC defendant cannot be transported as plaintiff. wrong है. can be transported as plaintiff under all circumstances. under all में नहीं रहेगा, कुछ circumstances में कर सकते हैं. फिर है C. defendants can be transposed as plaintiff if substantial question is to be decided against any of the defendants. yes, ऑप्शन ही यही बचा हुआ है. बाकी तो D क्या है? either A और B, वो गलत है दोनों. Next 116. Which of the following tests are to be applied in case where the plea of bar of suit under order to rule 2 is raised? Where the cause of action in previous suit and in the subsequent suit are identical? It is correct. Whether the relief claim in subsequent suit could have been given in the previous suit on the basis of pleading? Yes. Whether the plaintiff omitted to sue for a particular relief on the cause of action which has been disclosed in the previous suit? Yes. All of the above. D इसका आंसर रहेगा. 117. Under Order 6, Rule 17, the amendment of the pleading may be allowed as when necessary for determining real controversy between the parties. Yes. As to introduce an entirely new and inconsistent case. No. ये wrong है. As to take away right of the defendant. No. As to withdraw an admission made. No. तो आंसर क्या रहेगा इसका? As when necessary for determining the controversial issue. A इसका आंसर रहेगा. Next 118. After being proceeded against ex parte, the defendant is precluded absolutely from participating in any proceeding in the suit. No. At liberty to join the proceeding at the stage where the proceedings are pending. Yes. At liberty to join the proceeding and do all the things which he could done had he not proceeded against party. No. He could join the proceeding. जहाँ पर भी जो स्टेज पर एक्स पार्टी हुआ है वहाँ ज्वाइन कर सकता है. ये कोई किसी प्रोविजन में नहीं लिखा हुआ है, बट दिस इज रूल ऑफ प्रैक्टिस. 20 का आंसर रहेगा. नेक्स्ट 119. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट?
प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ द रिसीवर कैन नॉट बी अटैच विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट अपॉइंटिंग हिम, ये बिल्कुल ठीक है। फिर है बी, रिसीवर कैन परचेज द प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही हैज़ बीन अपॉइंटेड, नो ही कैन नॉट परचेज, वही परचेज थोड़ी कर लेगा, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाएगा ना फिर, तो ये हो गया गलत। इफ द रिसीवर फेल्स टू अकाउंट फॉर द गेन्स एंड द लॉस इंस्यूड बाय हिज कंडक्ट, द लॉस और ओकेजन कैन बी मेक गुड बाय अटैचिंग एंड सेल ऑफ रिसीवर्स पर्सनल प्रॉपर्टी, यस इट इज करेक्ट। तो बी इसका आंसर रहेगा, क्यों बी जो है इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट 120, mark the incorrect statement in context of representative suit. If the person suing or defending does not proceed with due diligence, the court can substitute in his place any person having same interest, ये correct है, यहाँ क्या बताना है, incorrect। फिर है the suit can be withdrawn, compromised, abandoned by the plaintiff after giving notice to all the person, ये भी correct है। Any decree passed in such a suit is binding on all the person interested, यह भी ठीक है। रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल, ये गलत है, इज एप्लीकेबल, तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 120, whom the following are recognized agent who can make appearance on or make application and act on behalf of the parties. Person holding power of attorney authorizing them to make and do such appearances, application, act on behalf of such parties, ये ठीक है। फिर पर्सन कैरिंग ऑन ट्रेड बिजनेस और इन द नेम ऑफ द पार्टी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। द पार्टी इज द एम्प्लॉयर एंड हिज एजेंट इज एन एम्प्लॉय, नो फिर नहीं होगा, एन आएगा, बहुत मिस्टेक्स हैं पेपर में। तो आंसर क्या रहेगा इसका, डी बोथ ए एंड बी। एंड ये प्रोविजन कहाँ पर मेंशन किया गया, मेंशन किया गया ऑर्डर 3 रूल 2 में, ओके। Next 122, where the subject matter of suit is immovable property, the plaintiff shall contain a description of the property sufficient to identify it, yes. In case the property can be identified by the boundaries and number in a record of settlement or survey, the plaintiff shall specify such boundary number, yes. Details of the owner of the property in question to be mentioned, ये इसकी ज़रूरत नहीं है बट करना चाहिए। इसका आंसर क्या रहेगा फिर, बोथ ए एंड बी, और ये कहाँ पर मेंशन किया गया, ये मेंशन किया गया ऑर्डर 7 रूल 3 में, ठीक है। नेक्स्ट 123, द कोर्ट कैन लास्ट टाइम अंडर सेक्शन 148 फॉर डूइंग एनी एक्ट प्रिस्क्राइब्ड और अलाउड अंडर सीपीसी नॉट एक्सीडिंग इन टोटल, तो कितने दिन तक कर सकते हैं, 30 डेज तक एनलार्ज कर सकते हैं टाइम को, डी इसका आंसर रहेगा। फिर 124, वेयर एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिलीवर इंटरोगेटरीज हैव बीन मूव्ड अलोंग विद द इंटरोगेटरी प्रपोज्ड टू बी डिलीवर्ड, दैट एप्लीकेशन शैल बी डिसाइडेड एज प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 9 रूल 2 सीपीसी विद इन, कितने दिन में करनी होती है, 15 डेज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, 10 डेज या फिर 7 डेज या फिर नो टाइम लिमिट। ये हो ऑर्डर 11, ये है इंटरोगेटरी सबमिटेड, तो विद इन 7 डेज ऑन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सेड एप्लीकेशन, है ना लिखा हुआ। तो आंसर क्या रहेगा इसका, सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, डिक्री कैन बी ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन इफ द जजमेंट डेटर एक्चुअली और वॉलंटरी रिजाइड्स और कैरी ऑन बिजनेस or personally works for gain within the local limits of other court, yes. If the judgment debtor does not have sufficient property situated within the local limits of the court passing a decree and has a property within the local limits of the other court, yes. If the decree directs the sale delivery of criminal property situated outside the jurisdiction of the court passing the decree, yes. तो all of the above इसका आंसर रहेगा, डी इज द आंसर। तो इन सभी केसेस में ट्रांसफर कर सकते हैं डिक्री को अनदर कोर्ट में फॉर एग्जीक्यूशन। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने पंजाब जुडिशल सर्विसेज का प्री का 2019 का एग्जाम पेपर पूरा डिस्कस कर लिया है। एंड इसी के साथ हमने जितने भी अब तक हमें पंजाब जुडिशरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिले थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। आई ऑलवेज अप्रिशिएट द सजेशंस एंड कमेंट्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। पंजाब जुडिशरी का ही हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।